धानी सर्विसेज यानी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस और इंडियाबुल्स इंटरप्राइजेज का आपस में मर्जर हुआ। मर्जर होने के बाद एक कंपनी बनी जिसका नाम था इंडियाबुल्स लिमिटेड। अब इस इंडियाबुल्स के पीछे की कहानी क्या है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में आज एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पिछले काफ़ी वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे। किसी ने बताया कि हमारी होल्डिंग जो है वो 20 रुपीज़ के प्राइस पे है, तो किसी ने ये भी बताया कि मेरी होल्डिंग जो है वो 16 रुपये के प्राइस पे है, किसी ने ये बताया कि मेरी होल्डिंग 40 रुपीज़ के प्राइस पे। ऐसा भी आया था कि उसमें पूछा था कि इंडियाबुल्स का रिजल्ट आ गया है, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, उसके बाद भी स्टॉक के अंदर कमेंट्स का एनालाइज किया और उसके आधार पर एक डेटा निकाला और मैंने देखा कि मैं आपके लिए एक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस लेके आऊँ जिसमें आपको पूरी क्लियरिटी हो सके कि आगे आपको क्या करना चाहिए। स्टॉक के अंदर जो नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो स्टॉक में और कहाँ तक के इसको लेके जाता है कि कई बार स्टॉक जो है वो 20 से 25 से गिर के सिंगल डिजिट में आ जाता है और हमें लगता है कि ये तो और सस्ता मिल रहा है और इसके अंदर हमें होल्डिंग कर लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी है वो जो देखते हैं कि स्टॉक ने पास्ट में 800 रुपये का या 1000 रुपये का हाई बनाया था, अब वहाँ से स्टॉक जो है ये सिर्फ 9 रुपये 10 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो आगे भविष्य में 800-900 रुपये जा सकता है और वो ऐसे स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन एंटर कर लेते हैं, यानी कि अपना पैसा ऐसे स्टॉक में वो निवेश कर देते हैं। अब सस्ता दिखने वाला स्टॉक अपॉर्चुनिटी नहीं होता। आज हम बात करने वाले हैं इंडियाबुल्स लिमिटेड के संबंध में कि आने वाले समय में इसके अंदर क्या संभावना हो सकती है। जिसने हाल ही में अपना नाम बदला है और मैनेजमेंट भी इसने बदल दिया है और नंबर्स की कहानी बता रहे हैं, तो यहाँ पे एक कंफ्यूज भी करते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक के देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको डिसीजन लेना काफ़ी आसान होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एक चैप्टर के ऊपर आपको पूरी स्टोरी वो डिस्क्राइब करने वाला हूँ। पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसका जो नाम बदला, तो नाम बदलने से आप बताइए क्या किसी भी स्टॉक की कीमत बदल जाती है। तो बात करते हैं यहाँ पे हम 17 अक्टूबर 2025 की। 17 अक्टूबर 2025 को कंपनी का नाम था यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस से बदलकर इसने अपना नाम जो किया वो इंडियाबुल्स लिमिटेड इसने अपना नाम कर दिया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ नाम बदल लेने से ही बिजनेस बदल जाता है? तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ब्रांड जो है वो रिकॉल स्ट्रॉन्ग है लेकिन बिजनेस परफॉर्मेंस उसे मैच नहीं करता। अब इसका ब्रांड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसका जो बिजनेस है इससे मैच नहीं करता। अब बात है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की। नंबर्स की असली कहानी क्या कहती है? जैसे कि मेरे पास कमेंट आया था जिसमें बताया था कि कंपनी के नंबर अच्छे आए हैं, उसके बाद भी अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक के अंदर करेक्शन क्यों है। तो आप सुनिए यहाँ पे इसके आंकड़े क्या कहते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है ये 2201 करोड़ का है और इसका जो करंट प्राइस चल रहा है शेयर का ये 9 रुपये 47 पैसे पे शेयर प्राइस का चल रहा है। और 52 वीक के हाई की बात करते हैं तो 21.2 का यानी 21 रुपये 20 पैसे का इसका हाई है और 52 वीक का लो की बात करते हैं तो ये 9 रुपये 25 पैसे के आसपास है, यानी अपने 52 वीक के लो के आसपास स्टॉक जो है इस समय ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। स्टॉक की बुक वैल्यू 12 की यानी 12 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.79 का है। अब पी इसका 76.7 का है और इंडस्ट्रीज पी 21 के इंडस्ट्री पी पे काम कर रहा है। लेकिन अर्निंग्स पर शेयर की बात करते हैं जिसे ईपीएस कहते हैं वो नेगेटिव है -4.71 पे। और कंपनी के ऊपर डेप्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे 495 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्थ है और डेप्थ टू इक्विटी का रेशियो 0.18 है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 32.9% की है और प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज जो है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर से अभी बढ़ा के 5.43% की होल्डिंग की है। लेकिन एक बात यह है कंपनी के लिए जो पॉजिटिव साइन है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है वो यहाँ पे कोई भी होल्डिंग प्लेस नहीं की है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि प्राइस जो इसका ये 9.47 का है और बुक वैल्यू जो है वो 12 की है। मतलब क्या है, इसमें थियोरेटिकल स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन एक बात क्या है कि इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो इस समय नेगेटिव जो आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसका अर्निंग पर शेयर नेगेटिव चल रहा है। अब इसका पी 76 का है जो कि इंडस्ट्रीज के जो पी है उससे 3 गुना अधिक है। ये एक इसका चिंता का विषय है। अब सवाल ये आता है कि नेगेटिव अर्निंग वाली कंपनी का पी इतना हाई क्यों है। अब पहले बात तो ये है कि जो कंपनी है उसका की अर्निंग जो है वो निगेटिव है और इसका पी आपको काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, तो एक इसका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनता है। अब लेकिन हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में एक और कहानी इसकी स्पष्ट करते हैं जो है सबसे बड़ा शौक है इस स्टॉक के अंदर कि FY25 में
कंपनी की इनकम का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जैसे कि कमेंट आया था कि फाइनेंशियल ईयर 2005 में कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए, उसके बाद भी स्टॉक की यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली है। तो मैं बता दूँ यहाँ पे कि कंपनी ने तकरीबन 98% की इनकम का बैलेंस रिटर्न बैक से आई है, यानी कि इसकी जो इनकम जनरेट हुई है 98% वो बैलेंस रिटर्न बैक से आई है। और कंपनी ने कुछ इंटरेस्ट से इनकम कमाई है जो थी 2% की, इन्होंने कुछ इंटरेस्ट पे देख के रखा था, वहाँ से इनकम कमाई। अब मतलब क्या कहता है कि इसका जो कोर बिजनेस का रेवेन्यू है वो लगभग नहीं आया, यानी कि जहाँ से इसका बिजनेस आना चाहिए था वहाँ से बिजनेस नहीं आया, बल्कि कंपनी ने क्या किया कि पेपर में ही बता दिया ऑडिट रिपोर्ट में कि कंपनी का जब मर्जर हुआ तो उसमें इन्होंने ऑडिट के नंबर्स बता दिए कि यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट तब कैलकुलेट होता है जब वो बिजनेस से आए, यानी कि अगर कंपनी कुछ बिजनेस कर रही है, अर्निंग करती है, तो वहाँ से अगर प्रॉफिट आता है, कैश फ्लो जनरेट होता है कंपनी के पास में, तो वो इसके लिए एक प्लस पॉइंट की बात होती है। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये होती है कि अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू नहीं है यहाँ पे, तो फ्यूचर की ग्रोथ कहाँ से आएंगी। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू कंपनी जनरेट नहीं कर रही है तो फ्यूचर के अंदर ये कंपनी ग्रोथ कहाँ से करेंगी, और सबसे बड़ा रिस्क का फैक्टर जो है ये यही बनता है। लेकिन आप यहाँ पे घबराइए नहीं, मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअली आपको आगे करना क्या है। अब यहाँ पे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर, जहाँ पे मैं आपको बैलेंस बिजनेस के बारे में जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ एक बातें भी बता दूं कि आने वाले समय में मैं यहाँ पे कुछ वीडियो बताने वाला हूँ, जिसमें एक स्टॉक था सारदा कॉर्पोरेशन, जिसका हमने स्विंग ट्रेड में एनालाइज किया था। जिस समय स्टॉक का प्राइस जो था वो 862 चल रहा था, और वहाँ से स्टॉक जो था ये 1295 का हाई लगाया है। अब स्टॉक के अंदर क्या स्ट्रक्चर बना था, उस स्ट्रक्चर को हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन आगे आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। और साथ ही मैं आगे आपको ऐसा वीडियो बताने वाला हूँ कि रिटेल ट्रेडर मोस्टली लॉस कहाँ पे करते हैं, और लॉस से वो अपनी पोजीशन को अपने प्रॉफिट से सेटअप की ओर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाला है जो आपको दूसरे कोई चैनल पे नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है। तो इसका बिजनेस की बात कर लेता हूँ मैं पहले कि इसका बिजनेस क्या करता है। तो कंपनी जो है ये रियल इस्टेट और सेलेक्ट फाइनेंशियल सर्विस से बिलोंग करती है। इंडिया में द्वारिका एक्सप्रेस और प्रोजेक्ट पे यह कंपनी काम कर रही है, और इंडिया बुल्स इस्टेट एंड क्लब नाम से चलती है। और साथ ही इसमें लंदन में प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ मायफेयर एरिया प्रोजेक्ट पे ये कंपनी काम कर रही है। लेकिन कागज़ पे तो सब शानदार दिखाई देता है, लेकिन सवाल एक ये आता है कि कैश फ्लो जनरेट हो रहा है क्या। अगर कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है तो कंपनी आगे ग्रो करेंगी, अगर नहीं कर रहा है तो यहाँ पे एक चिंता का विषय बनेगा। अब यहाँ पे बात आता है कि लग्जरी प्रोजेक्ट दिखाने से शेयर प्राइस नहीं बढ़ता है। कि आप बता दो यहाँ पे कि लंदन प्रॉपर्टीज़ के अंदर बिजनेस के अंदर काम हो रहा है या द्वारका प्रोजेक्ट चल रहा है, बड़े बड़े सपने दिखा दिए, लेकिन यहाँ पे तो रेवेन्यू तो कंपनी कर ही नहीं रही है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन बड़े सपने और वही कहते हैं कि ऊंचे दाम और फीके पकवान, वही हाल यहाँ पे हमें इंडिया बुल्स के अंदर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो शेयर प्राइस के अंदर भी हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कैश फ्लो बढ़ना चाहिए। अगर जब तक कैश फ्लो नहीं बढ़ेगा तो स्टॉक के लिए ये चिंता की बात रहेगी। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 जो है इसका मैनेजमेंट का चैलेंज। अब यहाँ पे मैनेजमेंट बदला, इसका सीईओ बदला, और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ गई। और यहाँ पे एक और बात है कि इसके अंदर जो शेयर की प्लेज क्वांटिटी है वो 0 है, लेकिन यह एक पॉजिटिव संकेत देते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बात है कि क्या प्रमोटर बाइंग अलाउंड टर्नअराउंड की गारंटी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये गारंटी होती है तो बात आगे जाती है, लेकिन यहाँ पे अभी गारंटी वाला भी कोई शब्द नहीं आता है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पे हिस्टोरी बताती है कि नहीं, यानी कि प्रमोटर अपना टर्न अराउंड की गारंटी यहाँ पे नहीं देता है, जो कि पिछली इसकी हिस्टोरी रह चुकी है। अब एक क्वेश्चन है जो आप समझ सकते हैं कि अगर स्टॉक जो है वो 9 रुपये का स्टॉक अगर आपको दिख रहा है जो कभी 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो सिर्फ ये चीप देखकर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में लिखिए कि चीप वर्सेस स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे क्या चुनूँ। अगर आप चीप को चुनना चाहते हैं या स्ट्रॉन्ग को चुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल डेटा का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, जो आपको मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताने वाला हूँ कि इसके अंदर अर्निंग स्टेबल थी या नहीं, रेवेन्यू सिचुएशन बताने वाला हूँ। जो स्टॉक आपको
सब्ट्रैक्टिव जोन में दिखाई दे रहा है, उसमें आपको क्या करना चाहिए। बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करना हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है या ट्रैप होता है, इसको समझेंगे। तो कभी कभी दोस्तों मार्केट फ्यूचर रिस्क को प्राइस कर रहा होता है और उसे ही देख के काफ़ी लोग क्या है कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और यही इन्वेस्टमेंट उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ कि चार्ट पे मैं अब आपको पूरा क्लियरिटी के साथ डेटा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आगे आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको पूरा टेक्निकल चार्ट पे एनालिसिस करके बताऊंगा कि स्टॉक के अंदर जो गिरावट आ रही है वो कहाँ तक क्या आ सकती है और इसके अंदर हमें वापस से अपसाइड का मोमेंटम किस लेवल से देखने को मिल सकता है और अगर आपके पास में इंडिया बुल्स की होल्डिंग है तो आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि इस कंपनी की का जो आईपीओ आया था ये 15 अगस्त 2011 को इसका आईपीओ खुला था और उस समय इसने जो अपना ओपन और लो बनाया था वो 48 रुपीज़ का था और वहीं से स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली और जो स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी वो 7 रुपये 20 पैसे के भाव पे क्लोजिंग दी थी और वहीं से स्टॉक में आगे तेजी गिरावट बनते गई। मतलब कि स्टॉक में अगर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं पे 3 रुपये का भी स्टॉक ने जो था वो लो लगाया था, जैसे कि यहाँ पे 3 रुपये 50 पैसे का ये भाव का लो दिख रहा है। तो इसके बाद से स्टॉक के अंदर जो गिरावट आई और उसके बाद स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट और डाउनसाइड के मूवमेंट आए, तब यहाँ देखने में आता है कि इस कंपनी का स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर वॉल्यूम भी थोड़ा कम था, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज़ होना चालू हुआ। अब यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ यानी कि स्मार्ट मनी जो था उसने यहाँ पे पोजीशन बनाई, क्योंकि कुछ समय से देखोगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था। मतलब कि यहाँ पे इस पॉइंट पे वॉल्यूम जो था बिल्कुल ड्राई था। अब यहाँ वॉल्यूम आया, वॉल्यूम आने के बाद इसके अंदर से थोड़ी सी तेज़ी बनने लगी, लेकिन अगले बात क्या हुआ कि इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर फिर से डाउनफॉल हमें देखने को मिला। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक के अंदर उतना कॉन्फिडेंस इसके अंदर देखने को नहीं मिला, लेकिन वापस से स्टॉक देखिए तो अपसाइड का मूवमेंट जो था ये बनाने लगा। अब स्टॉक यहाँ से हायर हाई हायर लो पैटर्न को इन्फॉर्म करने लगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो वॉल्यूम बार है धीरे धीरे बढ़ते हुए आ रहा है, तो स्टॉक में भी यहाँ पे मोमेंटम यानी कि हायर हाई हायर लोअर हाई का पैटर्न यहाँ पे इन्फॉर्म करने लगा। फिर स्टॉक बढ़ा ऊपर गया, यहाँ बनाया इसने अपना हाई लेवल जो था जो था 7 जुलाई 2014 का। 7 जुलाई 2014 को 30 रुपये का स्टॉक ने हाई बना दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि स्टॉक के अंदर देखे तो स्टॉक ने गिरावट दिखाई, गिरावट के बाद स्टॉक नीचे आया, करेक्शन आया स्टॉक के अंदर और करेक्शन आने के बाद जो स्टॉक था वो 9 रुपये 20-25 पैसे के भाव पे आ गया। ये बात है 17 अगस्त 2015 की। अब इसके बाद स्टॉक नीचे आया, लेकिन वापस से स्टॉक के अंदर क्या हुआ कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होना चालू हुआ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम आया यहाँ से स्मार्ट मनी ने पोजीशन बनाई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन के जोन में यहाँ पे जो पीरियड था ये एक्यूमुलेशन का पीरियड चल रहा था और इस पैटर्न के आसपास में हम कहते हैं कि डीसीपी पैटर्न यहाँ इस पॉइंट पे आइडेंटिफाई हुआ। वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम के साथ बढ़ा और उसके बाद देखते हैं कि ये 28 रुपये का था और जो पिछला जो हाई था 30 रुपये का हाई इसने ब्रेक किया। 30 का हाई ब्रेक करने के बाद स्टॉक में एक अपसाइड का मोमेंटम आया और लो हाई हाई पैटर्न इन्फॉर्म हुआ। स्टॉक ने 52 रुपये का हाई लगाया और उसके बाद से फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई। ट्रेंड लाइन के का सपोर्ट स्टॉक लेने लगा और स्टॉक लेने के बाद ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर गया। मतलब कि हायर हाई कि यहाँ पे स्मार्ट मनी जो था उससे निकलना चालू किया। मतलब कि स्टॉक का जो प्राइस था ये तकरीबन आ गया था आप देख सकते हैं इस भाव पे, जहाँ पे रिटेल ट्रेडर ने एंट्री ली 785 पे। अब रिटेल ट्रेडर ने देखा कि स्टॉक जो है अच्छा खासा बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं 1000 रुपये का भाव दिखा देगा और स्टॉक का बिहेवियर भी बढ़िया लग रहा। लेकिन उसने देखा नहीं कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे स्टॉक गया तकरीबन 300 रुपये के प्राइस पे, तो वापिस से स्टॉक ने ट्रेंड लाइन का एक रजिस्टेंस लिया जो 400 रुपये के आसपास बना और वहीं से स्टॉक के अंदर फिर हमें एक पिटाई देखने को मिली। स्टॉक नीचे यहाँ से आने लगा और नीचे आते आते स्टॉक जो था वो नीचे इतना गिर गया। अब इसके बाद मतलब कि कंपनी में इसका फॉलिंग का कारण क्या था कि एनबीएफसी के अंदर बिजनेस मॉडल इसका ठप हुआ और उसके साथ साथ इसके बिजनेस भी प्रभावित हुआ। फिर कंपनी के अंदर देखे जाए तो इसमें अर्निंग ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम आने लग गई, कंपनी डेप्थ में जाने लगी, कर्जे में जाने लगी, तो उसके साथ साथ स्टॉक के अंदर फिर उसकी स्थिति यहाँ पे ख़राब होने लगी। फिर स्थिति ख़राब होने के बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक में कितना ज़्यादा गिरावट आ गया। मतलब कि स्टॉक जो था वो काफ़ी नीचे आ गया। अब इसकी बात करते हैं कि
इसके अंदर एक्चुअल गिरावट कहाँ तक के आ सकती है और क्या लेवल तक के इसके अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो जैसे कैंडल स्टिक का एक पैटर्न होता है कि वो पिछला कोई भी कैंडल जो है वो खाली छोड़ के नहीं जाता है, तो वैसे हम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक के अंदर का बात करते हैं 11 मार्च 2024 की। 11 मार्च 2024 को हाई था 8 रुपये 10 पैसे का, और 12 मार्च 2024 की बात करते हैं, सॉरी 18 मार्च 2024 की बात करते हैं, तो इसका जो लो था 8 रुपये 50 पैसे का था। मतलब कि कहीं ना कहीं इसके अंदर 40 पैसे का गैप है। तो हो सकता है स्टॉक जो है वो 8 रुपये 15 पैसे 8 रुपये के आसपास तक के आता हुआ नजर आए, और वहीं से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि स्टॉक में ये गैप बना हुआ है और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर अभी इस स्टॉक में चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं जो है इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। और आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक जो है वो नीचे की ओर अभी मूवमेंट बना रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे निगेटिव वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है कि इस पैटर्न पे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव सेलर लोग इसके ऊपर बने हुए हैं और इस पॉइंट का वेट ही कर रहे हैं कुछ लोग। तो हो सकता है कि ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट तक के स्टॉक के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ये काम कर सकते हैं 8 रुपये का प्राइस। तो 8 रुपये का प्राइस समय स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। इस प्राइस के बाद ही यहाँ पे अगर बेस बनता हुआ नजर आता है तो स्टॉक के अंदर हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। फिलहाल में ये लेवल आइडेंटिफाई किया हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आगे कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मान लो 8 रुपये के प्राइस के आसपास स्टॉक एज बिहेवियर दिखाता है कि यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है, यानी सबसे पहले तो स्टॉक को एक बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमें RSI का मोमेंटम देखना पड़ेगा और MACD का मोमेंटम देखना पड़ेगा। वॉल्यूम किस प्रकार से मूव करता है, वॉल्यूम के ऊपर काफ़ी फोकस रहने वाला है। कहीं स्मार्ट मनी इसके अंदर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन तो नहीं कर रहा है, वो सारी बातों को एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि आगे स्टॉक में क्या करना है। जैसे भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको चैनल पे वीडियो के माध्यम से पूरा की पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प पूरी सहायता करूंगा।